संविधान की व्याख्या की इस कक्षा में आज अनुच्छेद 76 पर बात करेंगे हम लोग, भारत के महान्यायवादी पर, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। महान्यायवादी का जो प्रावधान है वो भारत के संविधान में ब्रिटेन और अमेरिका दोनों से प्रेरित है, लेकिन ब्रिटेन की तुलना में भारत का जो महान्यायवादी है वो मंत्रिपरिषद या कैबिनेट का भाग नहीं होता, बल्कि वह कार्यपालिका की एक एजेंसी के तौर पर कार्य करता है। हालांकि दोनों देशों में महान्यायवादी का कार्य विधिक परामर्श ही देना है, फिर भी भारत में महान्यायवादी के जो प्रावधान हैं अनुच्छेद 76 में, उनकी में कुछ खास विशेषताएं हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी विधिक परामर्श देना क्यों आवश्यक होता है? सरकार के पास संविधान के प्रावधान हैं जिनके आधार पर वह नियमों का निर्माण करती है, नीतियां बनाती है, कानूनों का निर्माण करती है। समस्या तब आ सकती है जब संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करनी हो ताकि उसके आधार पर हम कोई विधि बना सकें। तो संविधान के प्रावधानों में शामिल जो लीगल वैल्यू है, विधिक मूल्य है या विधिक अवयव है कानूनी, जिसके आधार पर कानून बनना चाहिए, उसकी व्याख्या करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो सरकार को परामर्श दे सके इस मामले में। हालांकि संविधान का एक अनुच्छेद है 143, जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उच्चतम न्यायालय से परामर्श की मांग कर सकता है। तो एक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में यह उभरता है कि जब उच्चतम न्यायालय को परामर्श देने की शक्ति है ही और राष्ट्रपति जब उससे परामर्श मांग सकता है, तो फिर महान्यायवादी के द्वारा परामर्श की आवश्यकता क्या है? अब यहां पर बारीक अंतर यह है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श तब मांगा जाता है जब किसी विधि की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना हो। कोई विधि जो प्रचलन में है वह संवैधानिक रूप से सही है अथवा नहीं, इसकी समझ अगर सरकार को चाहिए तो वह उच्चतम न्यायालय से परामर्श की मांग करता है राष्ट्रपति, और उच्चतम न्यायालय अगर चाहे तो परामर्श देगा कि अमुक जो विधि है वह संविधान की दृष्टि से कितनी सही, कितनी गलत या कितनी असंगत है, कितनी संगत है। इसके विपरीत अगर हम महान्यायवादी के परामर्श पर गौर करते हैं तो महान्यायवादी कानून बनने के पहले परामर्श देता है कि अमुक प्रावधान से किस तरह की विधि बनाई जा सकती है। तो एक अगर हम वाक्य बनाए इसका कि जहां महान्यायवादी संविधान के किसी प्रावधान में अंतर्निहित विधिक आयामों पर परामर्श देता है, वहीं उच्चतम न्यायालय संविधान किसी विधि की संवैधानिक वैधता के विषय पर परामर्श देता है। तो महान्यायवादी का परामर्श विधि बनने के पहले है और उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्श विधि निर्माण के बाद है। इसलिए दोनों अलग अलग प्रावधान हैं और दोनों महत्वपूर्ण हैं, एक विधि बनाने के लिए और एक विधि के संवैधानिकता का परीक्षण करने के लिए। दूसरी बात यह आती है महान्यायवादी से संबंधित कि अगर किसी मामले में न्यायालय अवमान की कार्यवाहियां आरंभ करता है, न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर किसी के विरुद्ध अवमान की कार्यवाही आरंभ करता है, तो वह कर सकता है, उसमें महान्यायवादी की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति न्यायालय में किसी के भी विरुद्ध अवमान की कार्यवाही आरंभ करना चाहता है तो उसे महान्यायवादी से अनुमति लेनी होती है। अगर हम राज्य के स्तर पर देखेंगे तो महाधिवक्ता से अनुमति लेनी होगी, और यदि हम केंद्र के संघ के स्तर पर देखें तो महान्यायवादी से अनुमति लेनी होगी। दो बातें हैं कि अवमान के मामले में महान्यायवादी की क्या भूमिका है। तो अगर स्वतः संज्ञान लेकर न्यायालय ने अवमान की कार्यवाही आरंभ की है तब तो कोई भूमिका नहीं है उसकी। लेकिन यदि किसी दूसरे व्यक्ति ने, किसी निजी व्यक्ति ने किसी के भी विरुद्ध न्यायालय में अवमान की कार्यवाही आरंभ करने की
कोशिश की है या आरंभ करना चाहता है तो महान्यायवादी या राज्य के स्तर पर महाधिवक्ता से अनुमति लेना अनिवार्य है। यह एक विशिष्ट बात है जो हमें समझने की जरूरत है। इस पृष्ठभूमि में अब हम अनुच्छेद 76 पर एक नजर डालते हैं और उस पर देखते हैं कि उसमें क्या बात लिखी गई है और उसका महत्व क्या है। लिखा है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। प्रश्न यहां यह है कि महान्यायवादी की जो योग्यता है वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए है। प्रश्न है ऐसा क्यों? तो एक बात यहां आ रही है खंड 1 में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। कारण इसका क्या है कि उच्चतम न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति है, निर्वचन, इंटरप्रिटेशन, जो उसकी योग्यता है कि उसके आधार पर, उसी योग्यता के आधार पर उसको यह क्षमता है कि वह संविधान के किसी अस्पष्ट प्रावधान का निर्वचन या उसकी व्याख्या कर सकता है। तो जब हमने यह कहा कि महान्यायवादी संविधान के किसी प्रावधान में अंतर्निहित विधिक मूल्य या विधिक आयाम पर परामर्श देगा, तो उस व्यक्ति को यह क्षमता होनी चाहिए कि वह संविधान में शामिल प्रावधानों की समझ रख सके, अर्थात उसकी व्याख्या कर सके। जब तक उस प्रावधान की व्याख्या वह नहीं करेगा तब तक वह परामर्श नहीं दे सकेगा कि किस तरह की विधि इस पर बननी चाहिए। तो संविधान की व्याख्या करने की क्षमता तभी हो सकती है जब उसकी योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता से मेल खाती हो। इसलिए अनुच्छेद 76 के खंड 1 में यह कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए जो व्यक्ति अर्हित है, योग्य है, उसी योग्यता वाले किसी व्यक्ति को हम महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। संविधान के प्रावधान की व्याख्या करने की क्षमता होनी चाहिए उसके पास, यह उसका कारण है। इसलिए 76 का खंड 1 इस रूप में महत्वपूर्ण है। अब दूसरा देखें कि महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हैं। तो विधिक मामलों पर परामर्श देता है वह, या राष्ट्रपति अगर उसको कोई और कार्य कहे तो वह कार्य करेगा, अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और वह परामर्श देगा भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों पर। इसलिए महान्यायवादी जो है वह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। या पहला विधि अधिकारी है, कह सकते, फर्स्ट लॉ ऑफिसर और द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, इस रूप में हम इसको देख सकते हैं। तीसरा क्या है कि महान्यायवादी अपने कर्तव्यों के पालन में, महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। उसकी बात को हम इनकार नहीं कर सकते, सुनने से हम उसको मना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति की है, और भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी न्यायालय हैं उनमें जो न्यायाधीश या दंडाधिकारी हैं या न्यायिक अधिकारी हैं, उनकी योग्यता उसकी योग्यता से कम है। अतः उसके द्वारा कही गई किसी बात को सुनने से कोई भी न्यायालय इनकार नहीं कर सकता। इस आधार पर यह कहा गया कि ही शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स, उसको भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा।
और चौथा खंड है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। इसका कारण यह है कि जो सत्तारूढ़ दल है, राष्ट्रपति उसी के आधार पर कार्य करेगा और सत्तारूढ़ दल की जो राजनीतिक विचारधारा है, जिसके आधार पर वह सरकार नियम और कानूनों का निर्माण करती है, तो महान्यायवादी को उस विचारधारा की समझ होनी चाहिए या लगभग समान विचारधारा होनी चाहिए। तो जैसे ही सरकार बदलती है, आमतौर पर महान्यायवादी भी बदल जाता है और उसका कारण यही है प्रसाद पर्यंत का कि वह उस विचारधारा को समझे जो विचारधारा सत्तारूढ़ दल की है। इस आधार पर प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत की बात अनुच्छेद 76 के खंड 4 में की गई है। इस रूप में हम अनुच्छेद 76 को समझ सकते हैं